चलो डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या था? बर्फ की धूल। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ की धूल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की धूल। तो बर्फ की धूल, कैसी बर्फ की धूल थी, क्या था बर्फ की धूल में, तो ये हम आज यहाँ पे देख लेते हैं। किस प्रकार उस कहानी में आपने पढ़ा था, उस जो पोएम में आपने पढ़ा था कि एक कवि जो है हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब भी बैठे हुए थे, और एक कौवा आया और उसने उसकी डाली को हिला दिया और कुछ बर्फ़ के टुकड़े, ठीक है, कवि के ऊपर पड़ गए। तो कवि कहते हैं भैया कि इससे मेरा दिन खराब होने से बच गया, मेरा दिन ठीक हो गया। तो उसके हम क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से द चेंज हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज। देखो 3 चीज़ें पूछी हैं, डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है और व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड। अब पोएट ने मूड चेंज के बारे में क्या कहा और पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, पोएट के मूड को क्या हो गया। हाँ, तो देखो द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ फ्लैक्स ऑफ स्नो। पार्टिकल्स ऑफ फ्लैक्स ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, फ्लैक्स मतलब वही छिलके टाइप बर्फ़ की टुकड़े टुकड़े, फ्लैक्स धूल टाइप की, फ्लैक्स ऑफ स्नो। द सडन शॉवर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। द सडन शॉवर अचानक बारिश, अचानक झड़ना उसके ऊपर, वो जो बर्फ़ के टुकड़े से कवि का मतलब मूड चेंज हो गया है, चेंज द मूड ऑफ पोएट। अब कवि का कैसे मूड चेंज हुआ, तो ये कह रहा है द पोएट मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पहले वो कैसा था, दुखी, अब कैसा हो गया, हैप्पी। ही लेफ्ट रिफ्रेश एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। क्या होगा, ही रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द डे। वो रिफ्रेश्ड महसूस किया उसने और उसने कहा कि अब मैं अपने पूरे दिन को एंजॉय करूँगा। आप लोगों के ऊपर अगर ऐसा कोई कौवा कुछ प्रकार की हरकत कर दे, तुम लोग ईंटा लेके उसके पीछे पूरे गांव में ढूंढोगे कि वो कौवा कहाँ है। वैसे तो ठंड लग रही थी और कौवा ने और ये सब सत्यानाश कर दिया है, ठीक है। जनरली ये रहता है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जब बारिश आती है तो यहाँ वहाँ छिपते हैं, ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे बारिश आती तो ऐसे हाथ करके चलते हैं। वो गाड़ी पे बैठे रहेंगे, गाड़ी पे भी ऐसे करे रहेंगे। इसका मतलब छोटे बच्चे एंजॉय करना चाहते हैं, और सियाने वो क्या करें, उनके पास कॉपी किताब होगी वो भी ऊपर रख लेंगे, भले ही वो भीग जाए, कुछ नहीं तो उनके पास जो टावल या तौलिया गमछा जो भी रहेगा उसको ही ओढ़ लेंगे, दुल्हन बन जाएंगे पूरा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जब कभी भी पानी गिरे कभी भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बिजली गिरने का खतरा रहता है। तो ये बात है, कभी भी पानी आनी गिरे तो पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। क्या, हाँ, पेड़ पे बिजली क्यों गिरती है इसके लिए एक छोटा सा वीडियो हम बाद में बना के बता देंगे, ठीक है। अभी क्या वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर उसके कट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप पूछ रहे तो बता ही देते हैं, पेड़ पर ही बिजली क्यों गिरती है। दरअसल जो बिजली होती है वो जो आवेशित बद्दल होते हैं, जो बादल घूमते रहते हैं आसमान में, उनमें चार्ज होता है, उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट होता है। जब वो बादल आपस में टकराते हैं तो धड़ 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 की आवाज़ आती है, उससे चिंगारी निकलती है। तो चिंगारी निकलने को हम लोग बोलते हैं बिजली चमक रही है। और जो आपस में बादल टकराते हैं जिससे ज़्यादा करंट होने के कारण उनके बीच में टकराव होता है, करंट का जो फॉल्ट होता है, करंट जिसे कहते हैं हम लोग, तो स्पार्किंग होती है, तो आवाज़ होती है, जिसे हम कहते हैं बादल गरज रहे हैं, जिसे हम बादल गरजना कहते हैं। वास्तव में बादल गरजते नहीं हैं, बादल तो पानी के गुच्छे होते हैं, धूल, पानी, धूल नहीं एक्चुअली, वो पानी की ही धूल होती है जो बन जाती है, और वो घूमते रहते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा करंट होता है। तो अगर बादल ऊपर टकरा जाते हैं तो बादल गरजना कहते हैं, क्योंकि अपने आवेश नष्ट हो जाता है आपस में टकरा के, करंट से करंट टकरा के करंट नष्ट हो जाता है। लेकिन जब ऊपर टक्कर नहीं मार पाता बादल, तो कई बार वो ज़मीन के नज़दीक आ जाते हैं। और जो सबसे ऊंची चीज़ होती है, तो सबसे ऊंची चीज़ क्या होती है, पेड़ या फिर टावर। तो टावर तो इतने सारे हैं नहीं हैं, तो सबसे ऊंची चीज़ क्या होती है, पेड़। और सबसे ऊंची चीज़ को पेड़, वो जो बादल हैं वो अपना करंट दे देते हैं, अपना आवेश दे देते हैं। वो आवेश इतना तेज़ होता है, कई बार पेड़ बीच में से फट जाता है, इतना तेज़ करंट होता है। और इतना तेज़ करंट होता है कि जो पेड़ के नीचे खड़ा होता है उसे सोचने समझने का भी मौका नहीं मिल पाता। तो ध्यान रहे, जब भी ऐसा मौसम हो बारिश का, अगर पूरा मैदान है, फ्लैट मैदान, और आप मैदान में चल रहे हो, फिर बिजली कहाँ गिरेगी,
बिजली आपके ऊपर गिरेगी। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचा कौन है मैदान में? हो सकता है आदमी, आप नहीं, मतलब कोई भी आदमी जो मैदान में चल रहा है, अगर मैदान पूरा सिंपल है, प्लेन है, और सबसे ऊंचे आप ही हो, पैदल चल रहे हैं, तो बिजली किसके ऊपर गिरेगी? आदमी के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमें लेट जाना चाहिए या फिर बैठ जाना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए बिजली जो है हमेशा ऊंचे टारगेट को हिट करती है। आया बात समझ में? चलो ठीक है, आप पूछ रहे थे इसलिए बता दिया। इसलिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज का करंट होता है, इसलिए कभी भी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है? गलत है यार, वो अनजाने में हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, पर अपन को ऐसा नहीं करना। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द वर्ड्स दैट, ये कह रहे हैं हाउ डज फ्रॉस्ट नेचर इन द पोएम, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम। जो फ्रॉस्ट साहब ने पोएम में प्रकृति को कैसे प्रदर्शित किया है। ठीक है, हम देखते हैं। व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। तो जो कवि ने अपनी पोएम में कौवे को लिया गया है, तो क्या आपको लगता है, आपके दिमाग में क्या आया कौवे को जब कवि ने लिया है? जनरली कवि जो है इस प्रकार के जानवरों का या पक्षियों का, इस प्रकार की चीज़ों को अपनी कविता में इस्तेमाल नहीं करते ना। तो जब कौवा के बारे में सोचा तो आपके दिमाग में क्या आया? अपन आंसर देखते हैं। जनरली पोएट टेक्स द वर्ड एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटी। ज़्यादातर कवि उन चीज़ों को लेते हैं जो अपनी सुंदरता और अच्छे गुणों के लिए जाने जाते हैं। एम राइट? यही होता है ना। और ज़्यादातर कवि किसका उदाहरण लेता है? कभी मोर का, कभी बुलबुल का, कभी कोयल का, है ना, कभी हिरनी का, ऐसी चीज़ों का लेते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसा लिया कि कौवा का, कभी भैंस का, ऐसा उदाहरण लिया है? मान लो किसी से भी कहा तुम्हारी चाल हिरनी जैसी है, कभी ने कहा किसी से तुम्हारी चाल तो भैंस जैसी है, लाठियाँ चल जाएंगी, तलवारें चल जाएंगी, लड़ाई हो जाएगी। मान लो अगर कोई जो है व्यक्ति किसी से बोल दे, मान लो कोई लड़का किसी लड़की से बोल दे कि वाह तुम्हारी चाल तो हिरनी जैसी है, वो बोलेगी थैंक यू, और वही कह दे अरे तुम्हारी चाल तो भैंस जैसी है, तो वो बोलेगी स्टूपिड इडियट एंड यू आर कॉलिंग मी बफेलो। ठीक है? लड़के से भी बोल दो वाह भाई, बड़े भाई क्या शेर जैसे चलते हो यार, लड़का खुश हो जाएगा, अरे भैया बस मालिक आप ही की कृपा है बस, और क्या। और उसी से बोल दो अरे वाह क्या यार गधे जैसा चलता है यार, तो वो दुखी हो जाएगा यार, है ना। घोड़े जैसा बोल दोगे तो भी खुश हो जाए, लेकिन ऊँट जैसा बोल दो तो भी दुखी हो जाएगा कि कैसा ऊँट जैसा चलता है। समझ में आया? तो कुल मिला के बात यह है कि कवि अक्सर इन चीज़ों का उल्लेख करते हैं जो उनकी सुंदरता और उनके अच्छे गुणों के लिए जानी जाती हैं। फिर देखें जैसे कि क्या, अब कौन सी चीज़ें अच्छी चीज़ों की सुंदरता के लिए जानी जाती हैं? अभी नहीं मिलेगी, है ना, आवाज़ नहीं करो ना। ठीक है, उधर से ले लो, पीछे से उछालो, आराम से, आवाज़ नहीं करना। ठीक है? ठीक है। फिर उसके बाद है पिकॉक, जैसे पिकॉक है, पैरट है ना। उसके बाद जैसे कुक्कू है, कोयल है। ठीक है, कम आवाज़ कम, है ना, आराम से, आवाज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फ्रूट्स मतलब जो ट्री है वो ब्यूटीफुल फ्लावर और फ्रूट्स के लिए जानी जाते हैं। ठीक है। अगला है बट here the frost has taken the totally different approach। यहाँ पे फ्रॉस्ट साहब ने क्या किया है? टोटली डिफरेंट अप्रोच किया है उन्होंने। ठीक है। ही चूज ए क्रो, उन्होंने किसको चुना है? कौवे को चुना है। विच इज़ नॉट ऑफन यूज इन पोएम्स, जो कि अक्सर पोएम में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। क्रो इज़ ब्लैक इन कलर, कौवा कैसा होता है कलर में? ब्लैक। ठीक है। विथ वेरी हार्श वॉइस, उसकी वॉइस कैसी होती है? काफ़ी कठोर होती है, वेरी हार्श वॉइस। एंड इज़ बिलीव टू बी ए सिम्बॉल ऑफ ए बैड ओमेन, और अक्सर इसे सिंबल किया जाता है बैड ओमेन, मतलब बुरी चीज़ के लिए उसको सिंबल किया जाता है, बुरी चीज़ के लिए। ठीक है। थिंकिंग ऑफ ए क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग
एंड सोरोफुल पिक्चर टू आवर माइंड। मतलब कौवे के बारे में सोचने से ही हमारे दिमाग में दुख भरी और एक मतलब नकारात्मक पिक्चर दिमाग में आती है ना। जब कोई गाता है तो हम बोलते हैं वाह क्या कोयल जैसी आवाज़ है, और किसी से बोल दो वाह क्या कौवे जैसी आवाज़ है, वो तुम्हें फिर लाठी लेकर ढूंढेगा मारने के लिए, बोले गाना बाद में पहले इसको सुना दूं मैं, ठीक है। तो वही बात है, लेकिन यहाँ पे कवि ने कौवे का उदाहरण लिया है। अगला है अगेन, व्हाट इज द हेमलॉक ट्री, व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज ए माल्प और ओक और ए पाइन। तो कवि ने माल्प, ओक और पाइन जैसे पेड़ के बारे में क्यों नहीं लिखा। कवि को हेमलॉक ट्री मिला, भाई धतूरे का ही पेड़ मिला कवि को, जो अपने यहाँ पे धतूरे के पेड़ को क्या समझा जाता है। जब कोई व्यक्ति अजीब व गरीब हरकतें करता है अपन बोलते क्यों भाई धतूरा खा के आ गया क्या। हम समझते धतूरा एल्कलाइड्स होता है, वास्तव में धतूरा खाने से व्यक्ति पागल भी हो सकता है ज़्यादा अगर खा लेगा तो, क्योंकि उसमें एल्कलाइड्स होते हैं। हालांकि धतूरे से औषधियाँ बनती होंगी, लेकिन हमें नहीं पता कैसे ये औषधियाँ बनती हैं उससे। जो आयुर्वेद वाले वो बता सकते हैं कि धतूरे से क्या क्या औषधियाँ बनती हैं। तो देखते हैं जरा हम इसका। एन हेमलॉक ट्री इज़ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर। तो धतूरे का पेड़ है वो पॉइजनस ट्री है, स्मॉल फ्लावर छोटे छोटे इसमें सफ़ेद फूल होते हैं। The poet Robert Frost didn't choose to use an oak, malp and pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees. मतलब हम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है उन्होंने माल्प, ओक ऐसे पेड़ को छोड़ दिया है और उन्होंने इस पेड़ को ही लिया है। Present in the world. Actually, he did so to present his mood and feeling. वो हेमलॉक ट्री इसलिए क्योंकि उसका जो मूड है वो कैसा था, अपसेट था, तो अपने दुखी मूड को दिखाने के लिए उसने ऐसे पौधे का उदाहरण लिया, ठीक है। कि धतूरे के नीचे बैठेगा आदमी उदास होके, है ना, अच्छे पेड़ के नीचे बैठेगा तो उदास कैसे हो सकता है। मान लिया आप कहे कि मैं कोई अच्छे मोंगरा के पेड़ या कोई चंपा के पेड़ के नीचे बैठा है या कोई सुंदर फूल वाले पेड़ के नीचे बैठा और आदमी कहे मैं उदास था, तो आदमी कहेगा यार उस पेड़ के नीचे बैठ के भी तुम लोग उदास हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। जो हेमलॉक और क्रो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, दुख को या सोरो या सोरो या जॉय, मज़े को या दुख को। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। मतलब ये है कि कवि के ऊपर जो कौवा जो डस्ट गिराता है वह किस बात को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद मैं MCQs और बताऊंगा, फिर ये समाप्त हो जाएगा। एक साथ नहीं डालूंगा इसको वीडियो में, क्योंकि इतना बड़ा हो जाएगा तुम देखोगे ही नहीं, तुम कहोगे अरे 2 घंटे का हो गया ये, तो 2 घंटे का तो नहीं होगा खैर, लेकिन अगर पूरा डाल दिया जाए पूरा लेसन एक्सप्लेनेशन से लगे अभी तक का, तो लगभग 2 घंटे का हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मुझे पता 30 मिनट भी नहीं हुए, हो गया, बैठ जाओ। अगला है द क्रो, अगला है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन हिज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मतलब कवि कहता है कि ये आधुनिक मटेरियलिस्टिक दुनिया में, मतलब आडंबर की दुनिया में हेमलॉक ट्री और क्रो जो है वो हमेशा दुख को ही रिप्रेजेंट करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय। जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो धूल है बर्फ़ की, वो जॉय का प्रतीक है, मज़े का प्रतीक है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेशन मूवमेंट्स द, ठीक है, मूवमेंट्स, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो लिसन, बात नहीं पीछे, जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो वो कहता है कभी कि मीन्स पासिंग थ्रू द सैड एंड डिप्रेशन, उसका सैड और डिप्रेशन चला गया वहाँ से, एंड एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। तो उसका जो मूड है वो क्या है, ऑप्टिमिज्म, मतलब आशावादिता और इन्जॉयमेंट की तरफ चला गया उसका, उसमें मतलब वो एंटरिंग इनटू द जॉय एंड ऑप्टिमिज्म, ठीक है। तो ये भी ख़त्म हो गया है। और अब इसके बाद
आपको क्या बता दें, इसके थोड़े से